दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडवांस केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज हम आपको जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपका F64 बॉक्स और EasyJet बॉक्स दोनों को साथ में चलाना सिखाएंगे। तो कई बार कई मेरे सब्सक्राइबर ने कॉल करके बोला है सर मेरे पास F64 बॉक्स है, कई बोलते हैं मेरे पास EasyJet बॉक्स है, कई बोलते हैं दोनों बॉक्स है, कई बोलते हैं दोनों में F64 में काम हो रहा है, कई बार EasyJet में काम हो रहा है। तो देखो जो हमारे F64 बॉक्स है और EasyJet बॉक्स है, देखो दोनों का काम है सेम ही, मगर क्या है EasyJet बॉक्स का तकरीबन आज से 12 से 13-14 साल हो गए उसको चलते हुए, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो नेक्स्ट लेवल का कनेक्टिविटी है। मगर वो EasyJet बॉक्स बहुत अपडेट कम देता है और एप ये अपना जो क्या बोलते हैं F64 बॉक्स है, ये धीरे धीरे ये भी थोड़ा अपनी कनेक्टिविटी में भी अच्छा काम कर रहा है। अभी मैंने इसकी जो FPC1 केबल आई है ना HS गियर 1 वाली, पहले इसमें इस F64 बॉक्स में कनेक्ट होने में बहुत परेशानी, इतने मॉडिफिकेशन आए जब से उन्होंने अभी न्यू केबल निकाली है। तो न्यू केबल में बढ़िया काम हो रहा है और कनेक्ट भी हो रहे हैं, एक बार में कनेक्ट भी हो रहा है फ़ोन। तो आप वो अभी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ नहीं करता हूँ जब तक मैं क्लियर नहीं बताता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को करना क्या है, अभी भी वो केबल आप ले सकते हैं, बढ़िया काम कर रही है। और इधर उधर उधर की वीडियो में जो नई नई केबलें बना रहे हैं वो अपने हिसाब से वो आप मत लीजिए, जो कंपनी खुद बनाती है वो अपने बॉक्स के अनुसार ही बनाती है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको एमएमसी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा जो एमएमसी का काम है, हम आपको बता रहे हैं यूट्यूब में पूरा खुला वीडियो, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ छुपाएंगे, और कोई छुपाने वाला काम ही नहीं है। देखो बहुत से लोग हैं बहुत एमएमसी और यूएफएस का बहुत चार्ज ले रहे हैं, आपको कहीं नहीं दिखना है, मेरी वीडियो देखें आपको बराबर नॉलेज मिलेगा। और चलिए हम जब तक वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बार मेन बात होता है कि जब भी हमारे पास कोई एमएमसी आती है तो लोग करते क्या है, यूट्यूब में दिखते हैं लॉक खोलना। अधिकतर लोग जो बॉक्स लेते हैं वो लेते हैं लॉक खोलने के पर्पज़ से, कोई भी इंसान बॉक्स प्रोग्रामिंग के पर्पज़ से नहीं लेता। जब बॉक्स लोग लॉक खोलना बंद हो जाते हैं तो फिर लोग बाद में प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। तो अभी जो एमएमसी का काम है, तो एमएमसी को कनेक्ट कैसे करना है तरीका बताएंगे, और आपका ये प्रोग्रामिंग कैसे करना है और उसकी हेल्थ कैसे रिपेयर करना है। सैमसंग की हेल्थ छोड़ के बाकी जितनी भी आईसी है उसकी हेल्थ कैसे रिपेयर करते हैं हम इससे भी बताएंगे, आपका ये F64 बॉक्स से भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये EasyJet बॉक्स है, तो हम आपको पहले ये बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सस्ता बॉक्स है, अच्छा बॉक्स है, ख़राब नहीं है। मगर क्या है ना, देखो ऐसा नहीं है, देखो एक टू व्हीलर के अलग सिस्टम है, हमारा फोर व्हीलर का सिस्टम अलग है। तो वो कम तेल खाता है, एवरेज ज़्यादा, तो मगर उसमें लोग कम बनते हैं, और ठंडी बरसात में भी नहीं चला सकते। तो देखो दोनों चीज़ के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं। तो नो डाउट ये बॉक्स बहुत अच्छा बॉक्स है और EasyJet भी बहुत अच्छा बॉक्स है। तो अगर आप लोग को प्रोग्रामिंग करना है, मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनो, अगर आपको शुरुआत में प्रोग्रामिंग करना सीखना है तो आप EasyJet नहीं सॉरी F64 बॉक्स की तरफ ही जाइए, वो बढ़िया भी काम कर रहा है, प्रोग्रामिंग भी आप उसमें सीख सकते हैं। बस देखो कमी तो मैंने वैसे बताई हर बॉक्स में है, मगर EasyJet इन F64 बॉक्स जो है आपका लो प्राइस में बहुत अच्छा है, यूएफएस भी कनेक्ट कर रहा है और आपका एमएमसी भी कनेक्ट कर रहा है। तकरीबन 30,000 का बॉक्स आता है, मैंने तो ये कम कम प्राइस में लिया था, अभी प्राइस इसका बढ़ चुका है। और EasyJet में आप अगर बॉक्स लोगे तो आपको तकरीबन खर्चा करना पड़ेगा समथिंग आपको 60-70-80 हज़ार रुपये, क्योंकि यूएफएस की किट आती है 20,000 रुपये की, 20-22 हज़ार की, और तकरीबन 60-70 हज़ार का कंप्लीट वो भी बॉक्स है। तो देखो दोनों लेना तो आपको दोनों ही पड़ेंगे अगर प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि कुछ आईसी हमारी EasyJet में कनेक्ट होती हैं और कुछ आईसी हमारी F64 बॉक्स में। तो फिर तो हमें अब देखना जैसे ही मान लो आपने आईसी को निकाला, आईसी निकालने के बाद आपने मान लो F64 बॉक्स में मैं लगाया, इनकेस कहे वो कनेक्ट ना हो, वही एमएमसी अपनी EasyJet में कनेक्ट हो रही है, तो कनेक्टिविटी आप तो समझोगे कि हमारी आईसी खराब है, तो ऐसा नहीं होता है। तो बॉक्स देखो जितने बॉक्स हैं, तो जो जो अच्छे टेक्नीशियन होते हैं जो सॉफ्टवेयर का लेवल पे अच्छा काम करते हैं उनके पास सभी बॉक्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉक्स की कीमत क्या है जो प्रोग्रामिंग करते हैं।
कभी इससे रिपेयर होता है, कभी उससे रिपेयर होता है, कभी इससे रिपेयर होता है, तो हमें सारे बॉक्स की लेना ही पड़ते हैं। तो एक में भी काम कभी नहीं चलता, इतना याद रखना आप। तो ये हमारा F64 बॉक्स। तो हमें F64 बॉक्स में eMMC कनेक्ट कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पे आ रहा है, देखो eMMC में हम क्लिक करेंगे। और अब अगर आपने आईसी को निकाला है मदरबोर्ड से तो हम आईएसपी में क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपने आईसी को लगाया है तो इसमें अनटिक कर देना है। जैसे आईसी अपन ने लगा दिया है बॉक्स में, तो इसको अनटिक कर देना है एसपी को। अगर आपने जंपर लगाया है तो इसमें, तो अभी मैंने इसमें जंपर लगाया है, जंपर लगा के ही हमने प्रोग्रामिंग, ये कैसे अपन को प्रोग्रामिंग करना है। हम पहली बात प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं, प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं, तो कई बार हो जाता है हमारे हेल्थ की रिलेटेड प्रॉब्लम, और कई बार होता क्या है लोग अपडेट कर देते हैं तो हमारा फ़ोन रीस्टार्ट, इसलिए हम उसमें हम पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कराया प्रोग्रामिंग कब कैसे करते हैं। आज मैं स्पेशल जो वीडियो बनाने का जो मतलब है मेरा, वो है मेन इससे हेल्थ रिपेयर करना। तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं जो कुछ ज्ञान देने लगते हैं उल्टा है कि आपने ये नहीं बताया। तो भाई मेरे, मुझे सब चीज़ नॉलेज है। देखो सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई घर में बैठ के सीख सकता है, मगर जो हार्डवेयर है वो कोई घर में बैठ के सीख नहीं सकता है। तो इसके लिए हमें, ऐसा नहीं है मेरे को नॉलेज नहीं है, तकरीबन मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने अच्छे रिपेयर eMMC प्रोग्रामिंग की है और वो होते भी सक्सेस है। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा जो ये बॉक्स है, तो मैंने इसको आईएसपी में कनेक्ट किया है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन देखो, रीड एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन, मतलब ये बताएगा आपके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है। और देखो इसमें F64 में एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पार्टीशन बैकअप। तो इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें होता क्या है कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आईसियाँ होती हैं जो एक बार कनेक्ट होती हैं फिर दोबारा कनेक्ट नहीं होती हैं। तो वो होता ही ऐसा है कि कनेक्ट होगा, आईसी हमारी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप इस बॉक्स में लगाएंगे तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो पहले वो अपना बैकअप ले लेगा। तो ये आपका मीपी टेस्टर गियर 2 में ऑप्शन आया था पहले, अब तो इसमें भी आ गया है, ये तो बहुत पहले से आ गया। तो इसमें क्या है, जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो आईमी नंबर या बेसबैंड वाली फाइलें होती हैं आपको ढूंढना नहीं है, खुद ब खुद बैकअप कर लेगा। और इसका एक अच्छा ऑप्शन है, वो क्या है कि अगर आपको कभी भी कोई भी नया फ़ोन आए, उसकी आपको सिक्योरिटी फाइल के बारे में पता नहीं है कि इसमें कौन कौन आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस आईसी को निकालना है या आईएसपी लगाना है। उसको जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे वो खुद ब खुद एक पार्टीशन बना देगा सिक्योरिटी का। तो उसकी आप फ़ोटो खींच लेना, तो आपको फ़ोटो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी, और आपको उसमें पता भी चल जाएगा इस मॉडल में, ये MTK में ये वाली आती है, जाइनॉक्स में हमारा ये बैकअप होता है, आपका SPD में ये बैकअप होता है, कॉलकॉम में ये बैकअप होता है। तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ये इसके लिए होता है। और दूसरा है रीड RPMB इन्फॉर्मेशन। जो RPMB की जो फाइल है, जो हमारे काउंटर लगे रहते हैं, RPMB की जो की रहती है eMMC के अंदर, वो रीड राइट करने के लिए ये वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तभी ये वाला टैब खुलेगा। अन्यथा जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे जैसे ही मैं कनेक्ट कर ले ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो वो RPMB का टैब यहाँ पे आएगा नहीं। अभी देखो यहाँ पे एक टैब बन के आया था, अभी देखो कनेक्ट होगा, ये देखो ये कनेक्ट होने लगा। देखो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी बैकअप में क्लिक कर दिया तो सिक्योरिटी बैकअप वो लेने लगा है। तो देखते हैं थोड़ा देर इस सब तक बैकअप लेने देते हैं, क्योंकि मैंने उसमें क्लिक कर दिया था। अगर ये एक बार आपका क्लिक करने से बैकअप ले रहा है तो फिर दोबारा बैकअप नहीं लेगा, वन टाइम ये बैकअप लेता है, जैसे कनेक्ट करोगे बैकअप लेने लगेगा। तो यहाँ पे बैकअप भी ले रहा है, और जब तक मैंने यहाँ पे अनटिक किया है तो ये अनटिक भी बता देगा कि यहाँ पे RPMB का जो इन्फॉर्मेशन है आपका, और तब तक बैकअप होने देते हैं। अब इसके बाद ये लगा स्कैन द eMMC WP, क्या लिखा है, ग्रुप्स। WP मतलब राइट प्रोटेक्शन। राइट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, कई बार कंपनियां करती क्या है कि अपने जो eMMC के अंदर लॉक लगा देती हैं। वो लॉक इसलिए लगाती हैं ताकि eMMC निकाल के कोई हमारे सॉफ्टवेयर में छेड़खानी ना कर सके,
इसलिए वो क्या लगाते हैं, राइट प्रोटेक्शन लॉक लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें पता नहीं चलता है कि इसमें लॉक लगा है कि नहीं। तो उस कंडीशन में आप इसमें क्लिक करोगे, किसमें, ये स्कैन राइट प्रोटेक्शन में, तो आपको बता देगा। यहाँ पे जाओगे आप, पार्टीशन मैनेजर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके लिख के आ जाएगा राइट प्रोटेक्शन आईसी में जो कुछ होगा, तो यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा कि हमारी आईसी की राइट प्रोटेक्टेड है या नहीं। अब जब मेरे पास राइट प्रोटेक्टर वाली आईसी आएगी तो मैं आपको खुद उसमें आपको मैं बता दूंगा कि इसमें राइट प्रोटेक्ट लिख के कैसे आता है। मेरे पास अभी इमेज है नहीं, तो इसमें आपको दिखाई देगा राइट प्रोटेक्टेड। ठीक है, अभी देखो, अभी ये जब तक बैकअप ले रहा है, अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन है, रीड इन स्मार्ट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, इस स्मार्ट इंफॉर्मेशन मतलब हेल्थ। अगर आपके SLC MLC सिंगल लेवल सेल और मल्टी लेवल सेल दोनों होते हैं, अगर उसमें हेल्थ के जो डिपार्टमेंट हैं SLC और MLC, अगर उनमें हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है तो आपका क्या बोलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देता है। और एक इसमें ऑप्शन ये स्लो रीड राइट है फॉर बैड इमएमसी आईसी। अगर आईसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है और आपका डेटा बैकअप स्पीड से नहीं निकल पा रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, वो स्लो आपको रीड करते जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आईसी के अंदर जो एरर आ जाते हैं तो उसकी कंडीशन में ये क्या करता है, रीड कर लेता है। तो ये बैकअप करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसमें ISP किया है ना। ISP मतलब इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, तो मतलब ये क्या कर रहा है, जंपर लगे हुए हैं। तो ये अभी पूरा बैकअप ले रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैंने यहाँ पे USB 2.0 में क्लिक किया है। देखो, मैं आपको एक बढ़िया एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो देखो, मेरे YouTube वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। मैंने जब ये F64 बॉक्स आया तो कई बार हम क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं। तो फ्लैश करने में क्या होता है, ये यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लग का ऑप्शन आएगा जब फ्लैश करोगे। तो उस कंडीशन में मैंने किया क्या है, इसकी जो USB है ना, USB 2.0 है, मैंने इसको 3.0 में करते हैं। तो यहाँ पे जब अपन फ्लैश करेंगे तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पे एक प्लग का ऑप्शन आने लगेगा ऐसे। तो प्लग का ऑप्शन आने लगता है, इसका मतलब वो क्या होता है, MMC को कनेक्टिविटी को छोड़ता पकड़ता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कई बार। तो उस कंडीशन में आपका प्रॉब्लम आती है ये प्लग आउट की। तो उस कंडीशन में करना क्या है आपको, आपका जो USB 2.0 है ना, उस जो बॉक्स का जो वायर है EasyJet का, सॉरी F64 बॉक्स का, उसका वायर 2.0 में लगा देना है। आपकी फ्लैशिंग हो जाएगी, ये बिल्कुल रुकेगी नहीं। पूरा फ्लैश मैंने पूरा रीड किया है और राइट किया है। इस 2.0 एक अलग लेवल है और 3.0 स्पीड का काम करने के लिए। तो जब IC निकाल के आप करोगे काम तो आपको 3.0 करना है। अगर ISP से आप फ्लैशिंग करोगे, देखो 3.0 में कनेक्ट करोगे तो आपको, अगर इसमें इसकी मेगाहर्ट्ज जो क्लॉक है ना, क्लॉक होता है देखो समय, ये जो स्पीड है, जब 52 मेगाहर्ट्ज में क्लिक करोगे और आप 3.0 में क्लिक करोगे तो कई बार यहाँ पे प्लग आउट का ऑप्शन आने लगता है। और जब आप इसमें क्लिक करोगे 2.0 में सिलेक्ट कर लोगे, मतलब जो USB पोर्ट है आपका लैपटॉप या PC का, उसमें जब आप काम करोगे तो आपका आप 52 मेगाहर्ट्ज में भी करोगे ना, तो स्पीड वो 6 MB की स्पीड से ही काम करेगा, मगर वो आपको रुकेगा नहीं, पूरा फ्लैश होगा और 100% फोन चालू होगा। तो ये कह रहा हूं मैं। तो ये जो क्लॉक लिखा है ये होता है स्पीड वाला काम। तो देखो अभी अब देखो, मैंने F64 और EasyJet बॉक्स का दोनों का मैं इसलिए बता रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ आईसियाँ होती हैं, जैसे मान लो ये वाली आईसी, ये देखो इस आईसी में लॉक लगा है, मतलब पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, लॉक है। तो कई बार पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन लॉक MMC EasyJet में कनेक्ट ही नहीं होती है। जब कनेक्ट करोगे उसमें लिखेगा CMD एरर। तो हमें लगता है कि इसमें हो सकता है MMC हमारी खराब हो गई है, मगर जो F64 बॉक्स है उसमें वो जो भी कई बार ये वाली जो लॉक वाली आईसी होती है F64 में कनेक्ट हो जाती है। मैंने ये प्रैक्टिकल किया था। तो वही चीज़ है, अगर अब दोनों बॉक्स हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कनेक्ट नहीं हो रही तो वही सेम आईसी इसमें कनेक्ट हो जाती है F64 में, और EasyJet में हमारी कनेक्ट नहीं होती। देखो दोनों में अंतर है ना। तो यही सब अंतर होते हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं, अपडेट्स की वजह से ही हमारे ये वाला बॉक्स धीरे धीरे
कुछ समय बाद ये वाला बॉक्स इतना अच्छा बॉक्स बन जाएगा कि शायद इसका कोई तोड़ हो, क्योंकि ये बॉक्स बहुत जल्दी जल्दी अपडेट दे रहा है। अभी तक कोई भी ऐसे बॉक्स नहीं था, ये UEFI बॉक्स है जो जल्दी जल्दी अपडेट देता था, और एक ये वाला बॉक्स बहुत जल्दी जल्दी अपडेट्स दे रहा है। अपडेट देगा तो मार्केट में चलेगा। तो ये हमारा क्या है, क्लॉक, और ये हमारे वोल्टेजेस हैं। कई बार होता क्या है, कई एमएमसी हमारी क्या होती हैं, हाई वोल्टेज में कनेक्ट होती हैं, कई बार लो वोल्टेज में। तो अगर कोई भी आईसी है उसको कनेक्ट करना है तो याद रखना इस बात को, VCCQ मतलब 1.8 ही रहना चाहिए, और VCC 2.8। आपने अगर UEFI बॉक्स चलाया हो तो UEFI ये बॉक्स में पता क्या करता है, VCC को 3 वोल्टेज कर देता है और VCCQ को 3.3 वोल्टेज कर देता है। मतलब इतना स्पीड में आईसी कनेक्ट होगी, खत्म। मतलब जो भी आईसी वोल्टेज वोल्टेज होता है प्रेशर, जिसमें ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो वो क्या करेगा, डैमेज डैमेज तो होगा ही। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन, और ये है RPMB का टैब। देखो मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रीड RPMB इन्फॉर्मेशन मैंने क्लिक नहीं किया था, तो नीचे के ऑप्शन देखो बंद हो गए। अब जैसे ही मैंने इसमें क्लिक कर दिया और फिर मैं दोबारा से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे और सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। देखो अभी ये कनेक्ट हो रहा है, देखो। अब देखो यहाँ पे नीचे देखो ऑप्शन खुल गए ना, पहले ओनली ये और टैब खुल रहा था, तो ये सारे ऑप्शन हमारे खुल जाते हैं। अब एक चीज समझो मेरी बात, EasyJetech F64 में जो कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे जो इसकी हेल्थ रहती है, यहाँ पास जो हेल्थ ये है ना, देखो 0 to 10, तो कई बार SLC या MLC में नॉट डिफाइन लिखा रहता है। नॉट डिफाइन एमएमसी में आपको करना क्या है, मैं वहाँ मेरी वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास नॉट डिफाइन एमएमसी आए, नॉट डिफाइन एमएमसी में आपके पास आपको हेल्थ रिपेयर करना है तो EasyJetech रिपेयर नहीं कर पाता है, कोई बॉक्स रिपेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि F64 ही उसको रिपेयर कर पा रहा है। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, नॉट डिफाइंड एमएमसी लिख कर आए तो उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें यूजर में क्लिक करना है, आपको FFU में क्लिक करना है और यहाँ पे राइट में क्लिक कर देना, तो जो भी इसका FFU होगा वो इसमें आ जाएगा। ये तो जियो का मैंने ये पता है, ये YMTC आईसी लगी है, तो उसकी आईसी उसका FFU अवेलेबल ही नहीं है, तो इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि SK Hynix में ही नॉट डिफाइन आता है। तो आप नॉट डिफाइन, आपको इससे भी आप रिपेयर कर सकते हैं, FFU बस उसमें राइट कर देना है। अगर किसी ने SK Hynix आईसी को क्या किया है, इसमें कनेक्ट किया है, कनेक्ट करने के बाद उसने अगर यहाँ हेल्थ कैसे रिपेयर की है, मेरी बात ध्यान रखना आप, उसने यहाँ पे कहाँ गया, पार्टीशन में गया, और यहाँ पे उसने, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है यूजर GP1 GP2 GP3, तो ये जितने पार्टीशन है गाइड पार्टीशन टेबल, तो ये जो पार्टीशन में देखो SK Hynix का जब आपके पास हेल्थ में फोन आएगा तो उसकी हेल्थ रिपेयर कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, SK Hynix के लिए बता रहा हूँ, SK Hynix नहीं, सैमसंग के छोड़ के किसी में, जरूरी नहीं है SK Hynix में, सैमसंग छोड़ के किसी में हेल्थ रिपेयर कैसे करना है। अगर इसमें पार्टीशन लॉक का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, पार्टीशन लॉक, ध्यान रखना मेरी बात को अच्छे से ध्यान रखो। अगर आपके पास EasyJetech बॉक्स है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, सेम चीज यहाँ पे भी आ रही, तो आपको यहाँ पे भी जाके पता कर दे। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो पहले एक बार क्या करना है, यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन आएगा, उससे अनलॉक कर सकते हैं आप। अगर आपका यहाँ पे मेन में आओगे, मेन में आने के बाद यहाँ पास ये लिखा है eMMC एक्टिव पार्टीशन सेटिंग इज ऑलरेडी डन, अगर ये लिख कर आएगा तो आपका मतलब दोबारा से वो लॉक हो जाएगा। वन टाइम होता है, इस तरीके से रिपेयर करोगे, जब आप इस तरीके से हेल्थ रिपेयर करोगे तो एक ही बार रहेगा, कोई भी सैमसंग छोड़ के किसी भी आईसी हो एक ही बार रिपेयर होती है, ठीक है। अब आपके पास किसी ने ऑलरेडी डन आ गया, ऑलरेडी डन आने के बाद, जैसे ऑलरेडी डन यहाँ पे आ गया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका पार्टीशन लेवल लॉक हो गया, फिर भी हेल्थ रिपेयर करना है। तो SK Hynix में जो FFU फाइल के वजह से अपन उसको क्या करते हैं, रिपेयर, तो कुछ नहीं करना है, इसका FFU फाइल राइट कर दोगे, उसकी हेल्थ रिपेयर हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में ये वीडियो में बताया नहीं था, मुझे क्या है कि वीडियो बनाते हैं तो कुछ बातें ध्यान में आती तो कुछ बातें उड़ जाती हैं,
तो फिर मैं अभी वो चीज़ इस वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, FAQ क्लिक करना है, FAQ राइट कर देना, आपकी हेल्थ रिपेयर हो जाएगी। कई बार क्या होता है, Redmi 6A और 6A वगैरह कुछ फ़ोन हैं, उसमें लोग हेल्थ रिपेयर करते हैं, फिर कुछ दिनों में फिर आ जाता है। देखो कुछ दिनों में रिटर्न क्यों आता है, यहाँ पे लोग जाते हैं तो उनने देखा, ये देख रहा है यहाँ पे GP123, यहाँ पे फिर दोनों को इनहेंस की ऑप्शन में भी क्लिक कर देते हैं, तो वो 7 दिन में आ जाता है रिटर्न। अगर आपको फ़ोन हेल्थ रिपेयर करना है तो आपको इन ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे राइट करना है, तभी आपकी फ़ोन जल्दी रिटर्न नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो ये आपकी हो गई, सैमसंग छोड़ के कोई भी IC की हेल्थ रिपेयर करोगे यहाँ से। अगर किसी ने हेल्थ रिपेयर SK Hynix में अगर ऑलरेडी कर दी है और ये पार्टीशन सेटिंग ये लॉक हो गया है, यहाँ से भी ऑप्शन भी नहीं आ रहा है लॉक खोलने का, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे जाओगे, आप मेन में जाओगे, यहाँ पे मेन के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पार्टीशन में क्लिक करना है और यहाँ पे MMC में जाना है और FAQ राइट कर देना है। तो इतने में आपका क्या होगा, इसकी जो हेल्थ है वो आपकी लॉग में भी रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हेल्थ रिपेयर करने का सिस्टम आपको मैंने बता दिया। अब EasyJet बॉक्स में, तो EasyJet में जब आप जैसे ही IC को यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये IC हमारी कनेक्ट हो गई है। तो ये जो EasyJet का भी न्यू अपडेट आया था, तो इन्होंने अपडेट किया क्या है, ये जो यहाँ पे MediaTek का बस इन्होंने चैप्टर अपडेट किया है। नहीं तो पहले MediaTek का फ्लैश UFS वगैरह फ्लैश नहीं होते थे। तो अभी ये फ़ोन यहाँ पे तकरीबन हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो MMC डिवाइस इंफॉर्मेशन, ये तो कितने वोल्टेज से कनेक्ट हुआ है वो, तो ये जो IC का जो CID और CHD वर्जन नंबर है वो है, ये किस कंपनी ने बनाई है, कितने इसमें देखो MMC ROM1 ROM2 ROM3 टोटल 3 है। तो जो ROM1 है, मेरी बात ध्यान रखना आप लोग, तो कई बार करते क्या है लोग, ROM1 क्या है, ROM2 क्या है, ROM3 क्या है। F64 में जो आपका बूट, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है बूट A बूट B, बूट A बूट B, समझना मेरी बात को। EasyJet में वही चीज उन्होंने लिखा है, जो आपका ROM2 है वो बूट A है, और जो आपका ROM3 है वो हमारा बूट B है। समझना मेरी बात को अच्छे से। तो EasyJet ये बोलता है उस चीज को, और जो MMC वो MMC ROM1 मतलब यूजर एरिया, और EasyJet बोलता है सीधा यूजर एरिया लिख के देता है यहाँ पे यूजर। और F64 करता क्या है, यहाँ पे आपका ये क्या लिख के देगा, आपका कहाँ गया, यहाँ पे ये मेन यूजर एरिया लिख के आता है। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, और इसमें आता है ROM1 ROM2 ROM3। तो ROM1 होता है अपना मेन यूजर एरिया, और ROM2 होता है अपना क्या बोलते हैं, ROM2 होता है अपना बूट A, ROM3 होता है बूट B। तो ये दो EasyJet और F64 में दोनों का सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो जो काउंटर क्लीन है कितना क्या है, और ये आपकी जो लिखा है MMC के कितने वर्जन की है, 1.6 है, 4.5 है, ये उसका MMC का वर्जन है, कितने कौन वर्जन है। और ये देखो बूट कॉन्फ़िगरेशन 0x38 0x38 0x48 0x08। तो ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं किसके, क्वालकॉम का 0x38 होता है, MediaTek का 48 होता है, और ये क्या बोलते हैं हमारा जाइनॉक्स का होता है 0x08। तो ये हमारे जाइनॉक्स का नहीं, SPD का होता है 0x08। तो आप ये इससे भी पहचान सकते हो ये वाली IC किस में लगना है। तो ये इन्फॉर्मेशन की होगी आपकी। और इसके ऊपर ये आपके जो पार्टीशन टेबल है, कौन कितने में क्या है वो पार्टीशन है, और अंदर यहाँ पे कोई भी इसमें फाइल अभी अवेलेबल नहीं है। अब इसकी हेल्थ जब रिपेयर करोगे, इसकी हेल्थ कहाँ से रिपेयर करना है EasyJet में, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे MMC सेटिंग में क्लिक करना है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह क्लिक ही नहीं हो रहा है, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्लिक ही नहीं हो रहा है यार। चलो एक बार दोबारा से यहाँ पे एंड्रॉइड पार्टीशन अनटिक करके दोबारा से कनेक्ट करूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ एरर दिख रहा है, एरर की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैं इसको दोबारा से EasyJet के सेटअप को दोबारा से चालू करूँगा,
और EasyJet की एक खास बात बताऊंगा मैं, खास बात नहीं है, देखो कुछ सब ट्रिक होती है, खास बात कोई नहीं होती है। टास्क मैनेजर में जाऊंगा और मैं यहाँ पे इसमें क्लिक करूंगा और एंड टास्क में क्लिक कर दूंगा तो तुरंत ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से EasyJet बॉक्स को चालू करता हूँ। तो EasyJet +2 मैंने यहाँ पे चालू किया। अब आपको दिखाते हैं, देखो लोग लैपटॉप से क्या करते हैं, आईसी को हेल्थ रिपेयर करते हैं और उसमें भी हो जाती है और डेस्कटॉप में। मैंने ये चीज़ क्यों बताई आपको, क्योंकि ये जो मैंने डेस्कटॉप है इसका जो प्रोसेसर है i5 है 6 जनरेशन का तकरीबन। मैंने 7 साल पहले ही जब पीसी नया बनवाया था, असेंबलिंग किया था, तो इस जो डेस्कटॉप पता है क्यों बेस्ट होता है, मैंने कई बार ऐसी ऐसी एमएमसी को मैंने प्रोग्रामिंग किया है। लैपटॉप में रहता है एक छोटा सा प्रोसेसर, उतनी इसमें ताकत नहीं होती जितनी ताकत इसमें जो लाइट से चलने से ताकत मिलती है। और कई बार EasyJet में मैंने देखा है मैं लैपटॉप से फाइल डालूंगा बीच में एरर मार देगा, और वही चीज़ मैंने अपने डेस्कटॉप से मारा, डेस्कटॉप से फ्लैश किया, एरर नहीं मारता। मेरे पास 2 लैपटॉप पड़े, मैंने अभी ये कम से कम 2-3 महीने में एक नया लैपटॉप लिया, उसमें भी मैंने ट्राई किया था। तो उसमें क्या होता है, अभी जब मैं फ्लैश करता हूँ तो ये बीच में एरर मार देता है। और EasyJet रीड राइट करने में डेस्कटॉप से वो कभी एरर नहीं मारता है। तो अगर आपको अच्छा से सॉफ्टवेयर करना है तो एक i5 का 6 जनरेशन का आप डेस्कटॉप बिल्ड करवा लेना, अच्छे से काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। 50-60 हज़ार की लैपटॉप लेने की आवश्यकता नहीं है। लैपटॉप देखो इसलिए होता है क्योंकि इधर उधर हम ट्रेवल कर सकते हैं, मगर हमें देखो मोबाइल अपने शॉप में ही तो रखना है, कौन कहीं पे ले जाना है। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग कुछ भी करना है तो 12 से 13 हज़ार का बढ़िया एक डेस्कटॉप आ जाएगा और बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी उसकी। और हैवी परफॉर्मेंस में देखो अपन को बिना वीडियो एडिटिंग करना है ना आपको कुछ करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ओनली प्रोग्रामिंग करना है। तो प्रोग्रामिंग आपकी डेस्कटॉप बेस्ट रहता है, उसमें बढ़िया काम करता है। तो लैपटॉप के अपेक्षा डेस्कटॉप बहुत बेस्ट रहता है। तो अभी मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करूं क्योंकि ये दिक्कत करता है, क्योंकि देखो ये हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप कहीं ना कहीं ये पीछे हट जाता है। अगर मैं इसमें अपने डेस्कटॉप में दिखाता तो ये बीच में कभी एरर ही ना मारता। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप में। लैपटॉप आप अगर जैसे टीचर हो तो कभी आप यहाँ से उठा के वहाँ भी ले जा सकते, और कभी इधर से उधर जाके स्टूडेंट भी ले जा सकते, उसको देख सकते हैं। ये उन्हीं के लिए प्रोफेशनल लोग होते हैं, वही यूज करते हैं। अपन को कम पैसों में काम करना है तो एक अच्छे से i5 का 6 जनरेशन, i3 का 6 जनरेशन, i3 का भी बनाओगे वो भी बढ़िया काम करेगा। वो 6 जनरेशन इनफ होता है, बढ़िया काम करता है डेस्कटॉप। तो अभी फिर मैं इसको देखो यहाँ से कनेक्ट करूँगा, ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब इमएमसी यहाँ से इसमें अगर ये आपके पास हेल्थ के रिलेटेड फ़ोन आएगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अब देखो ये हमारा ऑप्शन है स्मार्ट रिपोर्ट, दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है स्मार्ट रिपोर्ट। इसमें क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे इसमें तो ये क्या बताएगा, ये बता रहा है नॉट सपोर्ट, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है टूल इसका, क्योंकि आईसी बहुत पुरानी है इसलिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इससे आपकी हेल्थ की रिलेटेड पॉइंट होता है। अब आपके पास जैसे हेल्थ रिपेयर करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले क्या करोगे, बूट ए लोगे, बूट बी लोगे, बूट ए, सारे बूट पार्टीशन जितने हुए, बूट 1 बूट 2 और यूजर एरिया। इमएमसी देखो कोई भी हो, बूट ए होगा उसमें, बूट बी होगा और आपका यूजर एरिया होगा, और आरपीएम बी के पार्टीशन होंगे, इतने ही पार्टीशन उसमें रहते हैं। तो आपको करना क्या होता है, इसको बैकअप लेने के बाद सबसे पहले आईसी को क्या करना था, फॉर्मेट करना होता है। तो आप अगर सैमसंग की आईसी नहीं है, SK Hynix की आईसी, तो आप यहाँ भी क्लिक कर दोगे तो भी हो जाएगी। स्पेशल ये सिर्फ क्या है हमारा सैमसंग के लिए। और देखो ये हमारा सैमसंग के लिए ये रिपेयर EXG CXG। कई बार होता क्या है, जब हम आप प्रोग्रामिंग करते हो, फ्लैश करते हो या ऑनलाइन फ्लैश करते हो, सेट डेड हो जाता है, तो ये दिख रहा है EXD CXD ये वाला, ये 0x48 0x38 सबके लिए अलग अलग रहता है। तो उस कंडीशन में ये इसको रिपेयर करने के लिए ये आपका ऑप्शन रहता है, ठीक है।
और ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा है सैमसंग के लिए, तो सैमसंग के लिए इमएमसी सीआईडी चेंज। अब ये सीआईडी चेंज मतलब अगर आपके पास सैमसंग की पुराने मॉडलों में ये काम करता था ट्रिक, अगर सैमसंग की आईसी आपके पास है, अगर उसको सैमसंग की आईसी में आपके पास मान लो कोई एस्कैनिक्स की आईसी है, वो मार्केट में मिल ही नहीं रही, तो उसको आप उस जो जो आईसी आपके पास है उसकी सीआईडी नंबर आप इस सैमसंग में डाल दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका वो बाहर से दिखेगा सैमसंग, और जब अंदर से आप आइडेंटिफिकेशन करोगे वॉइस की एस्कैनिक्स बन जाएगी। तो ये पुराने सेटों में काम करता था, अब लेटेस्ट सेटों में ये काम ट्रिक नहीं काम करता है। ठीक है, और रिमूव राइट प्रोटेक्शन दिखा, देखो यहाँ पे ये रिमूव राइट प्रोटेक्शन, अगर जो आईसी में प्रोटेक्शन लगा होगा तो यहाँ कहीं पे आपको लिख के जाएगा यस यस नो नो लिख के आएगा, तो वहां से आप राइट प्रोटेक्शन भी हटा सकते हैं इजीली। ठीक है, और ये देखो सैमसंग की को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट, ये अंदर की पार्टीशन को सबको क्या करता है, डिलीट कर देता है। तो ये अपना हो गया। अब यहाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन, मान लो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है नहीं, यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, 0x यहाँ पे 00 लिख रहा है, आपको यहाँ पे ये 0x38 करना है, तो कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, अगर मीडियाटेक का तो मीडियाटेक 1 2 3 4 तक है, तो लेटेस्ट चल रहा है अपना क्या, अगर अब देखो आपको तो पता तो रहेगा ना इसमें 0x48 था कि 0x50 था कि, और 0x देखो 0x ये 38 लिखा है ना, अभी मुझे अगर इसको मीडियाटेक बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो अब जब ये मैं दोबारा से फिर आइडेंटिफिकेशन करूंगा मैं, तो 38 की जगह ये 48 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया 48 भी चेंज हो गया, ये बूट बस भी चेंज हो गया, और आपका ये 0x7 भी, क्योंकि तीनों चेंज होते हैं, दिख रहा है 48 0x2 और ये तीनों, क्योंकि सबसे मोस्टली चलता है आपका 0x48, फिर अभी न्यू कुछ मॉडल में आने लगा 0x50, तो इससे भी फोन चलता है हमारा, उससे भी चलता है, दोनों से फोन चलते हैं। कई बार ये डैमेज हो जाता है, 0x00 हो जाता है, आपका मीडियाटेक है 0x0 अपडेट किया 0x00 हो गया, उस कंडीशन में आपको यहाँ से आपको अगर EasyJet है तो आपको यहाँ से रिपेयर होगा आपका